एपिसोड 221 टू 230। अध्याय 221। तुमने सही काम किया मेरी छोटी पत्नी। जीमिंग ने जिन हवेली जाने के लिए ग्लोबल वर्ल्ड के सामने से टैक्सी ली क्योंकि जिनलियांग ने उसे संदेश दिया था कि वह व्यस्त है। जैसे ही वह टैक्सी में बैठी उसका फ़ोन बज उठा। नंबरों का एक सेट देखकर वह मुस्कुरा दी। ये लिवेई था। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। लिवेई एक हाथ में अपना फ़ोन और दूसरे हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े हुए अपने सामने रखे दस्तावेजों को देख रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने उसकी मधुर आवाज़ सुनी। क्या तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? उसने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए पूछा। मैंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और उसने बोलते हुए एक विराम लिया और कहा, मैंने तांग नियान को हमारी शादी के बारे में भी बताया था। क्या मैंने कुछ गलत किया? वह अपनी पोशाक को लेकर सोच रही थी कि क्या उसने उसे अपनी शादी के बारे में बताकर कुछ गलत किया है। उसने सावधानी से पूछा। उसे चिंता थी कि लिवेई उससे नाराज़ हो जाएगा क्योंकि उसने तांग नियान से बिना बात किए ही उसे बता दिया था और वही थी जो अपनी शादी को राज रखना चाहती थी। जब लिवेई ने उसकी बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने मनोरंजन में अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। वह जानता था कि वह आसानी से झूठ बोलने वाली नहीं थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी अपनी शादी के बारे में बता देगी। कुछ देर रुकने के बाद उसने मजाकिया लहजे में पूछा, क्या तुमने उसे बताया कि तुम्हारा पति कौन है? जीमिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मेरे पति एक साधारण व्यवसायी हैं और शोबिज का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होगी। साधारण व्यापारी? लिवेई उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा। उन्हें अभी तक किसी ने साधारण व्यवसायी नहीं कहा। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल व्यापार जगत पर बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड के साथ मनोरंजन जगत पर भी राज करते थे। किस तरह से उन्हें एक नियमित व्यवसाय माना जा सकता है? जीमिंग ने उसकी आवाज़ सुनकर अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह उससे बात करते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लिवेई ने कुछ नहीं कहा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सही किया मेरी छोटी पत्नी। जीमिंग ने महसूस किया कि जब उसने उसे मेरी पत्नी कहते सुना तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शर्म से उसके कान लाल हो गए और उसने अपनी उत्तेजित नसों को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो यूं ही उसे पुकारता था। प्यार पाने का एहसास इतना खूबसूरत होता है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जीमिंग को अभी यही महसूस हो रहा था। उसने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया और हंसते हुए अपने होंठ भींच लिए। वे दोनों कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, बस फोन पर एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुनते रहे। लिवेई ने कार के हॉर्न की आवाज़ सुनी और पूछा, आप कहाँ हैं? जीमिंग ने खिड़की की तरफ देखा तो पता चला कि वे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जिन हवेली जा रही हूँ। बस ट्रैफिक में फंस गई हूँ, उसने हंसते हुए कहा। लिवेई की आवाज़ कठोर हो गई और उसने पूछा, जिनलियांग आपके साथ है या नहीं? जीमिंग को उसकी आवाज़ में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि वो जिनलियांग के साथ नहीं है। शुरू में वह उसे यह बताने की योजना नहीं बना रही थी कि जिनलियांग उसे लेने नहीं आया क्योंकि इस कारण से वह उससे नाराज हो सकता था, लेकिन उसकी ठंडी आवाज़ से उसे लग रहा था कि उसे पहले से ही इस बारे में पता है। उसने झिझकते हुए कहा, नहीं, वह व्यस्त था इसलिए मैं टैक्सी लेकर हवेली चली गई। लेकिन चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी, उसने हल्के से कहा। लिवेई निर्देशक और निर्माता के साथ जिनलियांग की तस्वीर को देख रहा था जिनके साथ वह पहले बाहर गया था, और जब उसने जीमिंग के शब्द सुने तो उसकी भौहें तन गईं। उसने उसे ग्लोबल वर्ल्ड से लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया जैसा उसने उससे कहा था। कोमा से बाहर आने के बाद वह उसके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक हो गया। वह नहीं चाहता कि वह उसकी नज़रों से ओझल हो जाए। जीमिंग उसकी चुप्पी से असहज महसूस कर रही थी और जल्दी से बोली, वह व्यस्त था इसलिए मैंने ही उसे आने से मना किया था और कहा था कि मैं टैक्सी ले लूंगी। यह उसकी गलती नहीं है। वह सिर झुकाए फ़ोन पर बात कर रही थी और उसे ध्यान ही नहीं आया कि उसकी कार किस मोड़ पर मुड़ गई है। उसका पक्ष मत लो, वह तो बस अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा था, उसने भारी आवाज़ में कहा। वह स्पष्ट रूप से जिनलियांग पर क्रोधित थे, लेकिन जीमिंग के कारण उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। जीमिंग ने उसकी बातें सुनकर आह भरी। क्या तुम मुझे बच्ची समझते हो? वह लिवेई से बात कर रही थी, लेकिन खिड़की से बाहर देखते ही रुक गई। वह कहने वाली थी कि वह अपना ख्याल रख सकती है, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। इस दौरान उसे यह ध्यान नहीं रहा कि ड्राइवर उसे कहाँ ले जा रहा है। जब उसने अपनी आंखों के सामने एक सुनसान इलाके में पुरानी निर्माणाधीन इमारत देखी तो उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह जगह बहुत शांत और एकांत थी। वहाँ सिर्फ निर्माणाधीन इमारतें थीं या छोड़ दी गई थीं, और वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जब वह जिनलियांग की कार में थी तो उसने कार के बाहर अपने आसपास का माहौल देखा और रास्ते में कोई निर्माणाधीन इमारत नहीं दिखी। जब उसे अपनी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस हुई तो उसका शरीर कांप उठा। उसने सावधानी से अपना सिर उठाकर ड्राइवर की ओर देखा, जिसने एक टोपी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। लेकिन अचानक ड्राइवर ने अपना सिर उठाया और शीशे से जीमिंग को देखा, जिससे वह डर के मारे चौंक गई। जब उसकी रहस्यमयी काली आंखें जीमिंग की चौंकी हुई निगाहों से मिलीं तो उसके होठों पर एक डरावनी और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। ड्राइवर के चेहरे पर जलने का निशान था, जिससे वह और अधिक क्रूर और खतरनाक लग रहा था। उसकी गहरी पैनी आंखों को देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने फ़ोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हकलाते हुए कहा, हम कहाँ हैं? ये सदर्न एवेन्यू का रास्ता नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि ड्राइवर की आंखें रहस्यमयी और खतरनाक थीं। दूसरी ओर लिवेई अपनी कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने उसकी बातें सुनने की कोशिश की तो उसकी हरकतें थम सी गईं, क्योंकि उस समय नेटवर्क डगमगा रहा था। शीमिंग, हेलो, क्या हुआ? क्या तुम अभी भी वहीं हो? उसने पूछा जब उसने अचानक बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब उसने फिर से उसकी आवाज़ सुनी तो उसका चेहरा काला पड़ गया।
जब वह ड्राइवर से बात कर रही थी तो उसे उसकी कांपती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें तेज हो गईं और वह अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और फ़ोन कानों से लगाकर कार्यालय से बाहर चला गया। दक्षिणी एवेन्यू उस सड़क का नाम है जहां जिन हवेली स्थित थी। तारांकन अध्याय 222 महान पिशाच। हम कहाँ हैं? ये दक्षिणी एवेन्यू का रास्ता नहीं है। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जीमिंग ने ड्राइवर से पूछा जब वह उसे एक सुनसान इलाके में ले गया जो जिन हवेली का रास्ता नहीं लगता था। जीमिंग का शरीर डर से कांप उठा जब उसने उस ड्राइवर की आंखों में तीखी और खतरनाक निगाहें देखीं। उसके चेहरे पर जलने का निशान था। उसने रियरव्यू मिरर से जीमिंग को देखा और उसके चेहरे पर भयभीत भाव देखकर मुस्कुराया। जीमिंग का शरीर कांप उठा जब उसने उसकी आक्रामक मुस्कुराहट देखी। उसने दूसरी तरफ से लिवेई की आवाज़ सुनी जो चिल्ला रहा था, क्या हुआ? कौन है? जीमिंग तुम कहाँ हो? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसका नाम चिल्लाया। वह बेचैन हो रहा था क्योंकि उसे सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कांपती और बेचैन लग रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। उसे याद आया कि जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो वह फ़ोन पर थी। वह उसे बताना चाहती थी कि वह कहाँ है, लेकिन उसी समय ड्राइवर ने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ गाड़ी मोड़ ली जिसके कारण उसका फ़ोन गिर गया और उसका पूरा शरीर सामने की ओर गिर गया। इससे पहले कि वह अपना फ़ोन उठा पाती, उसने कार रोक दी और उसकी ओर मुड़कर उसके बाल पकड़ लिए तथा उसके सिर को कार के किनारे पटक दिया। जब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ तो जीमिंग को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और उसका सिर कार के किनारे जा लगा। आह! वह दर्द से चिल्लाई जब उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। वह आदमी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर था। दर्द के कारण उसे चक्कर आने लगा और उसकी पलकें फड़कने लगी जिसके बाद वह निश्चल हो गई। ड्राइवर उसे अपने सामने बेहोश देखकर मुस्कुराया। उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था क्योंकि उसने उसके सिर पर बहुत जोर से प्रहार किया था। लिवेई डर गया जब उसने उसकी दर्द से चीख और धमाके की आवाज़ सुनी। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। उसने उसे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन बंद था। उसकी पुतलियां लड़खड़ा गईं क्योंकि वह डर गया था कि कहीं उसके साथ कुछ तो नहीं हुआ है। उनका चेहरा उदास हो गया और उन्होंने किसी भी बात का इंतजार नहीं किया और अपने कार्यालय से बाहर निकल गए जिससे विभाग के सभी कर्मचारी घबरा गए। जब गू शाओ ने जिन लिवेई को ऐसे अंधेरे और डरावने भावों के साथ कार्यालय से बाहर निकलते देखा तो वह दौड़कर उसके पास आया। सर, कोई दिक्कत है क्या? उसने सावधानी से पूछा। गू शाओ समझ गया कि कुछ तो हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लिवेई का मूड क्यों बदल गया। लिवेई ने उससे कुछ नहीं कहा और लिफ्ट में पहुंचकर अपने संपर्कों से एक नंबर डायल किया। लिफ्ट का इंतजार करते हुए गलियारे में कोई नहीं था। क्या हुआ? आखिरकार तुम्हें मुझे फ़ोन करना याद आ गया। मैं कुछ घंटियों के बाद फ़ोन कनेक्ट हुआ और जब उसने उठाया तो उसे एक आदमी की सुस्त कर्कश आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे वह आदमी अभी अभी उठा हो। लाइन के दूसरी तरफ खड़ा आदमी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि लिवेई बीच में ही बोल पड़ा। जीमिंग के फ़ोन की आखिरी लोकेशन जांचो। मैंने तुम्हें उसका नंबर भेज दिया है और ग्लोबल वर्ल्ड के बाहर लगे सीसीटीवी की भी जांच कर लो जिस टैक्सी में वह बैठी है। एक टीम तैयार करो और उसे उसकी तलाश में भेजो। और मुझे तुम्हारी टीमों के सबसे अनुभवी लोग चाहिए, समझे? लिवेई ने दूसरी तरफ खड़े आदमी को ठंडे स्वर में आदेश दिया। जियाओ जून स्तब्ध था क्योंकि वह भी अभी उठा था और उसे हैंगओवर हो रहा था। वह 2 दिन पहले ही अमेरिका से आया था और देर रात तक पार्टी कर रहा था। उसने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं धोया था और लिवेई ने उसे उठते ही जीमिंग का पता लगाने के लिए कहा था। उसने उपहास करते हुए कहा, आप मुझे इस तरह कैसे आदेश दे सकते हैं? मैं आपका मित्र हूं, आपका कर्मचारी नहीं जो आप मुझे आदेश दे सकें। इसके अलावा क्या जीमिंग घर से भाग गई है कि आप उसके ठिकाने के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, उसने घमंड से कहा और बिस्तर से उठकर अपने लिए एक गिलास पानी डाला। लिवेई को उसकी बकवास सुनने का धैर्य नहीं था। उसने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, जीमिंग को एक अनजान आदमी टैक्सी में ले गया है। मुझे शक है कि उसका अपहरण हो गया है। उसका पता लगाओ और अपने आदमियों को वहां भेजकर उसकी तलाश करवाओ, वरना मैं दादाजी को आपके सारे धूर्त धंधों के बारे में बता दूंगा। फिर मुझे चुगलखोर होने का दोष मत देना, लिवेई ने ठंडे और धमकी भरे स्वर में कहा। जियाओ जून लिवेई का हाईस्कूल का दोस्त था। वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश में रह रहा है क्योंकि उसके दादा ने उसे बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए भेजा था ताकि वह पारिवारिक व्यवसाय संभाल सके। जियो परिवार का आईटी क्षेत्र में कारोबार है जहां वे सुरक्षा सॉफ्टवेयर बनाते हैं और फ़ोन और लैपटॉप भी बनाते हैं और उनके उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध हैं। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद जियाओ जून ने आईटी क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू किया। वे अपने उत्पादों के लिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसलिए सुरक्षा की गारंटी के कारण उनका कारोबार खूब फल फूल रहा है। हालांकि जियो जून पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं लेकिन बचपन से ही उन्हें हैकिंग और इस तरह की चीज़ों में रुचि थी। वह सिस्टम बनाने की बजाय उन्हें हैक करने में अधिक रुचि रखते थे। सिर्फ लिवेई ही जानता है कि दयालु और चंचल दिखने वाला एक आदमी इतना खतरनाक था। उसने निशानेबाजी, मार्शल आर्ट और हैकिंग में पारंगत अपने विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर अंडरवर्ल्ड में अपने पैर पसार लिए थे। लेकिन वह कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं करता। वह अपना कारोबार कानूनी तौर पर चलाता है, लेकिन अपने गोरों के कारोबार के तहत वह सारे धूर्त काम करता रहता था। सिर्फ लिवेई ही उसकी अंडरवर्ल्ड गतिविधियों के बारे में जानता था और जियाओ जून को तो बस अपने दादा बूढ़े जियाओ से डर लगता था। डर से ज़्यादा उसे इस बात का डर था कि अगर उसे उसकी सारी गतिविधियों के बारे में पता चल गया तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। जब जियो जुन ने लिवेई की धमकी सुनी तो उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो लिवेई उसके दादा को बता सकती थी। वहाँ कहना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता लिवी ने उस पर दबाव डाला। वह अविश्वसनीय भाव से फ़ोन को देखता रहा। वह मेरे साथ बिल्कुल बेवफा जैसा व्यवहार करता है। बड़े बड़े गैंगस्टर मुझसे डरते हैं, लेकिन इस आदमी ने मुझे धमकाने की हिम्मत की।
उसने फ़ोन रखते हुए कहा, लेकिन मेरे पास उसका काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसने आह भरते हुए पानी एक ही बार में गटक लिया। लिवेई पुलिस की मदद ले सकता था, लेकिन वह जानता है कि अगर उसे ज़ीमिंग के ठिकाने के बारे में जल्दी से पता लगाना है तो इस आदमी से बेहतर कोई नहीं है। जियो जुन न केवल उसका पता जल्दी से ढूंढ सकता है, बल्कि ज़ीमिंग को बचाने के लिए अपने लोगों को भी उधार दे सकता है। उनकी हैकिंग स्किल्स कमाल की थीं और अंतर्राष्ट्रीय हैकिंग की दुनिया में उन्हें ग्रेट घोल के नाम से जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय हैकिंग की दुनिया में उनकी हैकिंग स्किल्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यही वजह है कि उनकी आईटी कंपनी के उत्पादों की सुरक्षा प्रणाली दूसरों से कहीं बेहतर थी। जियो जुन ने लीवेई को उसकी सुरक्षा प्रणाली की जांच करने में कई बार मदद की है और कंपनी की सभी गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक आभासी सुरक्षा दीवार भी तैयार की है। लिवेई के साथ कॉल समाप्त करने के बाद जियो जुन जल्दी से अपने गुप्त कमरे में चला गया, जो तहखाने में था और जिसे कई कंप्यूटर सिस्टम से सजाया गया था, जिस पर वह अपना सारा हैकिंग कार्य करता था। कुछ मजेदार करना चाहिए। उसने अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले हाथ बढ़ाया। अध्याय 223। मैं इतना कमजोर नहीं हो सकता। कुछ देर बाद जब ज़ीमिंग को होश आया तो उसने धीरे से और सावधानी से अपनी आंखें खोलीं। उसका सिर दर्द कर रहा था क्योंकि ड्राइवर ने उसका सिर कार के किनारों से टकरा दिया था, जिससे उसे बहुत चोट लगी थी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे सिर में दर्द महसूस हुआ। वह दर्द से कराह उठी और अपने माथे को छूना चाहती थी, लेकिन वह अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और वह फर्श पर लेटी हुई है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह निर्माण स्थल पर किसी भंडारण कक्ष में थी, जहां ऐसा लगता था कि कई वर्षों से कोई नहीं आया है। वह एक बड़े कमरे में थी जो किसी भंडारण कक्ष जैसा लग रहा था, लेकिन वह खाली था। वह तीखी गंध के कारण परेशान हो गई और उसके कपड़े और चेहरा गंदे हो गए क्योंकि वह जमीन पर लेटी थी जो गंदी थी और फर्श पर धूल फैली हुई थी। दुर्गंध और धूल के कारण उसे खांसी आ गई। कमरा अंधेरा था, लेकिन दिन होने के कारण बाहर से कुछ प्रकाश की किरणें आ रही थीं। जैसा कि वह देख सकती थी, कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने एक छोटी सी खिड़की देखी जिससे अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश आ रहा था। वो सामने वाली दीवार पर था और बहुत ऊंचा था और खिड़की भी बहुत छोटी थी जिससे कोई अंदर नहीं जा सकता था। कमरे में हवा आने जाने के लिए ही तो उसे वहां बनाया गया होगा। इसके अलावा यह इतना ऊंचा था कि वह बिना किसी सीढ़ी के वहां तक नहीं पहुंच सकती थी और इस खाली कमरे में लगभग कुछ भी नहीं था। उसने कमरे में इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। लगता है ड्राइवर उसके हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर पटक कर चला गया है। उसे लगा होगा कि वह जल्दी नहीं उठेगी। वह रस्सी से अपने पैर और हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए जमीन पर छटपटाने लगी। वह हौंफ रही थी क्योंकि वह रस्सी को खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वह बहुत कसकर बंधी हुई थी। जब उसे लगा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है तो उसने आह भरी। वह चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि इस इमारत में कोई नहीं था। यह इलाका सुनसान था और उसे ये भी नहीं पता कि वह आदमी कहाँ है। क्या होगा अगर वह कमरे के ठीक सामने खड़ा हो? ये काम नहीं कर रहा है। मैं लेटे हुए इस रस्सी को नहीं खोल सकती। मुझे उठना होगा। वह बैठने की कोशिश करते हुए बुदबुदाई। उसके लिए बैठना बहुत कठिन था क्योंकि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसका शरीर भय और दर्द के कारण कमजोर हो गया था। काफी संघर्ष के बाद वह उठकर बैठी और जोर जोर से हौंफने लगी। उसका शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ले रही थी। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मुझे शांत होने की जरूरत है। मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मैं एक सैनिक की बेटी हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती। सब ठीक हो जाएगा। लिवेई ने सब कुछ सुन लिया होगा और वह मुझे बचाने आएगा। मुझे बस तब तक डटे रहना है। मुझे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ज़ीमिंग ने खुद को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। अपने पिछले जीवन में झाओमिंग ने अपने पिता से यह सीखा था कि जब भी आप कठिन समय से गुजर रहे हों और सोचें कि आप कमजोर हो रहे हैं, तो हमें सकारात्मक सोचना चाहिए और खुद से उत्साहवर्धक शब्द बोलने चाहिए। इससे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यह आपको समस्याओं से लड़ने का एक जरिया जरूर देता है। युद्धों में वे यही करते हैं जब वे अपने परिवारों के बिना बहुत असहाय महसूस करते हैं और लोग उनके सामने मर रहे होते हैं। प्रोत्साहन के इन कुछ शब्दों ने उन्हें लड़ने और आशा की आखिरी डोर को थामे रखने का जज्बा दिया। वह यही करने की कोशिश कर रही थी और खुद को प्रोत्साहित कर रही थी ताकि वह दुश्मन के सामने कमजोर न पड़े। कुछ सांसें लेने के बाद वह थोड़ी शांत हुई और कमरे पर नजर दौड़ाई। लेकिन वह आदमी कौन था और वह मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाया? वह क्या चाहता है? ये सवाल वह बुदबुदाते हुए सोचने लगी कि क्या वह ज़ीमिंग की याददाश्त से उसका चेहरा याद कर सकती है। लेकिन जब उसे कुछ भी याद नहीं आया तो वह निराश हो गई। मुझे नहीं लगता कि ज़ीमिंग उसे पहले से जानती है। जब उसे कोई लिंक नहीं मिला तो उसने आह भरी। अभी लिंक्स के बारे में सोचने का समय नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वह वापस आ जाए। उसने बुदबुदाते हुए अपनी पीठ सीधी करके आसपास का नज़ारा देखा। वह कमरे में बड़ा दरवाज़ा देख सकती थी। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। साफ दिख रहा था कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। दरवाज़ा बड़ा है, पर अगर कुछ मिल जाए तो शायद मैं उसे खोल सकूं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ज़ीमिंग के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, इसलिए वह उसे देख और खोल नहीं सकती थी। ज़ीमिंग ने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था जिसकी मदद से वह अपनी रस्सियाँ खोल सके। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी कील पर गई, लेकिन वह उसकी जगह से बहुत दूर थी। वह कमरे के दूसरी ओर रेंगते हुए उस दीवार तक पहुंची जहां कील दीवार से बाहर निकली हुई थी। इतनी देर तक संघर्ष करने के बाद जब वह वहां पहुंची तो उसकी सांस फूल गई। लेकिन कील दीवार पर ऊंची जगह पर लगी हुई थी। उसे कील तक पहुंचने के लिए खड़े होना पड़ा क्योंकि जमीन पर लेटे लेटे वह कील तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बंधे होने के कारण उसके लिए खड़े होना मुश्किल हो रहा था। वह दीवार के पास गई और उसका सहारा लेकर खड़ी हुई। पहली कोशिश में वह नाकाम रही और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी।
जब वह बुरी तरह गिरी तो उसका पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर कोशिश की। 3 बार कोशिश करने के बाद भी वह बुरी तरह नाकाम रही, लेकिन अपने चौथे प्रयास में वह अंततः दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उस समय उसे अपने पिता की कही बात याद आई कि सिर्फ कुछ बार असफल होने से निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और एक दिन हम अपने काम में सफल होंगे। वह अपने हाथ पैर बांधकर कूदते हुए दीवार की ओर चली गई। उसके हाथ पीठ पर बंधे थे, इसलिए उसने दीवार की तरफ पीठ कर ली। उसने सावधानी से अपने हाथ कील के पास रखे और उसे रगड़ने लगी। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि रस्सी के केवल उस हिस्से को रगड़ रही थी जो कमजोर था और आसानी से खुल सकता था। वह एक सैनिक की बेटी थी, हालांकि उसने सब कुछ नहीं सीखा है, फिर भी वह ये कुछ गुर जानती है जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। यदि उसके हाथ सामने से बंधे होते तो उसके लिए इसे खोलना आसान होता, लेकिन चूंकि यह उसकी पीठ के पीछे था, इसलिए इसे खोलना अधिक चुनौतीपूर्ण था। तो वह कील को नुकसान पहुंचाए बिना रस्सी खोलने के लिए यह तरकीब अपना रही थी, क्योंकि कील पुरानी और जंग लगी हुई थी। हो सकता है उसे दरवाज़ा खोलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़े ताकि वह उसे नुकसान न पहुंचाए। अध्याय 224। उसे कुछ नहीं होगा। लिवेई जल्दी से जिन कॉर्पोरेशन से बाहर गया और अपनी कार में बैठ गया और गुशाओ से ग्लोबल वर्ल्ड तक चलने के लिए कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह स्थान वहां से ज़्यादा दूर नहीं हो सकता जहां वह आदमी जीमिंग को ले गया था, क्योंकि जब वह टैक्सी में बैठी थी तो वह उसके साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। और ड्राइवर ग्लोबल वर्ल्ड से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वे काफ़ी देर तक फ़ोन पर नहीं थे और जीमिंग ने भी उसे बताया कि जब वे फ़ोन पर थे तो ट्रैफिक में फंस गए थे। अतः उनकी गणना के अनुसार उन्होंने टावर स्ट्रीट का रास्ता लिया होगा, जो ग्लोबल वर्ल्ड से केवल 10 मिनट की दूरी पर है, और यह इस क्षेत्र की एकमात्र सड़क है जो दोपहर में यातायात के कारण भरी रहती है। लेकिन वह नहीं जानता कि वह उसे वहां से कहां ले जा सकता था, क्योंकि वह उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नहीं जानता और वह कोई गलती नहीं कर सकता था और उसे खोजने के लिए कुछ यादृच्छिक स्थानों पर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वह जियो जून के अपने अंतिम स्थान की खोज करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय उसका फ़ोन बज उठा और उसने नीचे देखा तो स्क्रीन पर जियो जून का नाम दिखाई दिया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, क्या आपको उसका स्थान मिल गया? उसने फ़ोन उठाते ही उससे पूछा। जियाओ जून उसकी ठंडी और चिंतित आवाज़ सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने जिन लिवी को इतना चिंतित पहले कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि जब उसने जिन कॉर्पोरेशंस पर कब्जा कर लिया था। उसकी बेचैन कांपती आवाज़ में बस इतना ही था कि जी मिंग उसके लिए बहुत प्यारी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वे पहले एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे तो उनके रिश्ते में यह मोड़ कैसे आ गया। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे पता चल गया है, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ। उसके फ़ोन की आखिरी लोकेशन बजने से पहले ऊबड़ खाबड़ गली की थी, जो एक सुनसान इलाका है। यह इलाका लंबे समय से सुनसान है और खाली पड़ी इमारतों से भरा है। ये ग्लोबल वर्ल्ड के पास भी है। अगर वह आदमी उसे ले गया है तो यह किसी भी अपराध के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। जियो जुन ने अपने सिस्टम से जानकारी देखते हुए कहा। लिवेई कुछ देर चुप रहा और सोचता रहा, क्या ऊबड़ खाबड़ गली का रास्ता टावर स्ट्रीट से होकर जाता है? लिवेई जानना चाहता था कि क्या यह वही जगह है जहां ड्राइवर ने अपनी गणना के अनुसार उसे ले जाया है। लिवी की बातें सुनकर जियाओ जुन ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं और कहा, हाँ, आपको टावर स्ट्रीट के अंत से बाएं मुड़ना होगा और थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद आप ऊबड़ खाबड़ घाटी में प्रवेश करेंगे, जो एक अलग थलग इलाका था और वहाँ कई अवैध व्यवसाय चल रहे थे। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अभी भी नहीं पता कि वह आदमी अकेला है या कोई उसकी मदद कर रहा है। सीसीटीवी से मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल सका। लिवी ने बिना किसी बात का इंतजार किए आगे गाड़ी चला रहे गुशाओ को आदेश दिया, टावर स्ट्रीट पर जाओ और फिर जियो जून द्वारा भेजी गई दिशा का अनुसरण करो। उसने गुशाओ को स्थान भेजते हुए कहा कि जियो जून ने उसे क्या भेजा है। दूसरी तरफ जियो जून ने लिवी के शब्द सुने, जो गुशाओ को उसे ऊबड़ खाबड़ गली में ले जाने का आदेश दे रहा था, और उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम वहां अकेले नहीं जा सकते, ये खतरनाक है। मैं अपने आदमियों के साथ उसे खोजने आ रहा हूं, लेकिन तब तक तुम वहां अकेले नहीं जा सकते। क्या तुमने सुना? जियो जून ने कहा जब वह जल्दी से अपने तहखाने के कमरे से बाहर निकला और कपड़े पहने हुए था और उसका फ़ोन स्पीकर पर था। मैंने सीसीटीवी की मदद से उस कैब के बारे में खोजबीन की है जिसमें जीमिंग ग्लोबल वर्ल्ड के सामने बैठा था। वह कैब चोरी की थी। उसने ज़रूर इस तरह के गैरकानूनी काम के लिए कैब चुराई होगी। लिवी ने कुछ नहीं कहा और कहा, जल्दी आओ, मैं तुम्हें वहां देखूंगा, और फ़ोन रख दिया। जियो जून, उसने मेरी बातें समझी या नहीं? वह वहां अकेले जाने की योजना तो नहीं बना रहा है ना? उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनते हुए बड़बड़ाया। गुशाओ ने टावर स्ट्रीट जाने के लिए एक तेज़ यूटर्न लिया। लिवी पिछली सीट पर बैठे जीमिंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। जीमिंग, जब तक मैं वहां ना आ जाऊं तब तक सुरक्षित रहना। बस थोड़ी देर रुको, उसने चिंतित होकर बुदबुदाया और अपने हाथों के कांपते हुए हाथों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके हाथ इस डर से कांप रहे थे कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे कुछ नहीं होगा। ... जीमिंग दीवार से निकली जंग लगी कील से रस्सी खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद जिस रस्सी से उसके हाथ बंधे थे वह ढीली हो गई और उसने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपने हाथ छुड़ा लिए और पैरों की रस्सी भी खोलने लगी। जब उसने अपने पैर और हाथ मुक्त किए तो उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, उसके हाथ पैर लाल हो गए थे और रस्सी के निशान दिखाई दे रहे थे तथा उनमें बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन ये कमजोर पड़ने का समय नहीं था। उसने कील को कसकर पकड़ लिया और बड़ी ताकत से उसे दीवार से बाहर खींच लिया। कील की वजह से उसके हाथ से थोड़ा खून बहने लगा, क्योंकि उसने बहुत ताकत लगाई थी और कील उसके हाथ में चुभ गई और चोट लग गई। जब कील दीवार से बाहर निकली तो उसने कील को ध्यान से देखा कि क्या वह इसका किसी तरह उपयोग कर सकती है।
फिर वह उसे अपने हाथ में पकड़कर सुरक्षित रूप से अपने पास रख लेती है। उसने इधर उधर देखा और दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी अचानक उसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं पर स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। क्या वह वापस आ गया? जीमिंग का शरीर कांप उठा जब उसने कदमों की आवाज़ सुनी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी इतनी जल्दी आ जाएगा। जब वह आदमी दरवाजे का ताला खोलने लगा तो उसका शरीर कांप उठा। वह परेशान हो गई कि क्या करे। जब उस आदमी के बाल बिखरे हुए थे लेकिन कपड़े साफ थे और उसने टोपी पहन रखी थी, उसके चेहरे पर जलने का निशान था और उसकी आंखें तेज और खतरनाक थीं। उसके हाथ खुरदुरे थे और उसकी आभा इतनी प्रबल थी कि दूसरे व्यक्ति के शरीर में सिहरन पैदा हो जाती थी। उसने इधर उधर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, उसने भंडारण कक्ष के दरवाजे का ताला खोलना शुरू किया। ये वही निर्माणाधीन इमारत थी जिसका निर्माण कार्य बंद हो चुका था और अब वह वीरान पड़ी थी। पहले वहाँ एक होटल का निर्माण होने वाला था, लेकिन इस क्षेत्र में अपराध की दर के कारण इस स्थान की प्रतिष्ठा खराब हो गई और निर्माण कार्य रोक दिया गया। जब उसने ताला खोला और भंडारण के लिए बड़े गेट को धक्का देकर खोला तो उसने जीमिंग को पाया, जिसकी आंखें बंद थीं और हाथ पैर बंधे हुए थे और वह उसी जमीन पर पड़ी थी जहां उसने उसे पहले फेंका था। लगता है वह अभी तक नहीं जागी है। आदमी उसकी ओर बढ़ते हुए बुदबुदाया। इससे पहले कि वह आदमी भंडारण कक्ष में प्रवेश कर पाता, जीमिंग ने रस्सियों को जल्दी से अपने हाथों और पैरों के चारों ओर लपेट लिया और उस स्थिति में जमीन पर लेट गई, ये दिखावा करते हुए कि वह तब से नहीं जागी है जब से वह उसे वहां छोड़कर गया था। उसे अभी तक नहीं पता कि उसके पास कोई हथियार है या नहीं, या उसके साथ और लोग भी हैं या नहीं। इसलिए वह बिना कुछ जाने उससे लड़ने का कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला नहीं ले सकती। वह चुपचाप आंखें बंद करके जमीन पर लेटी रही और कोई हलचल नहीं की, तथा वह अपने पास आ रहे उसके कदमों की आवाज़ें सुन सकती थी। अध्याय 225। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं? जीमिंग जमीन पर पड़ी थी, उसके पैर और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसने आंखें बंद कर ली और बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन जैसे जैसे ड्राइवर उसकी दिशा में आगे बढ़ता गया, उसके हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। जब ड्राइवर उसके पास आया तो उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई जब उसने देखा कि जीमिंग जमीन पर खरगोश की तरह मुड़ी हुई है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसने एक स्कर्ट पहन रखी थी जो घुटनों तक थी, लेकिन उसे ऊपर चढ़ा दिया गया था जिससे उसकी क्रीम जैसी सफ़ेद मुलायम त्वचा दिख रही थी। जब उसने जीमिंग की लंबी मोती जैसी सफ़ेद खूबसूरत टांगें देखी तो वह खुशी से करा उठा। उसके लिए वह मांस के एक टुकड़े जैसी लग रही थी जिसके लिए वह कब से तरस रहा था और उसे पूरा निगल जाना चाहता था। उसने अपनी जीभ से अपने होठों को मोहक अंदाज में चाटा और नीचे बैठकर उसके हल्के गुलाबी चेहरे को छुआ जो डर से तप रहा था। उसके चेहरे पर धूल के काले धब्बे बन गए थे, लेकिन वह बदसूरत नहीं लग रही थी। इस दयनीय हालत में भी वह ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसके खुरदुरे हाथों ने उसके बेहद मुलायम चेहरे को सहलाया जो रेशम सा लग रहा था। उसकी उंगलियां उसके हल्के पिन जैसे रंग के गालों को सहला रही थीं और फिर उसकी प्यारी नुकीली नाक को छुआ जिसे वह खा जाना चाहता था। फिर उसके खुरदुरे हाथ उसके मोटे आड़ू जैसे होठों पर चले गए जिनका स्वाद वह बहुत बुरी तरह से लेना चाहता था। उसे इतनी परिपक्व और खूबसूरत सुंदरता का स्वाद चखे हुए बहुत समय हो गया था। उसके हार्मोन्स तेजी से बढ़ रहे थे जिससे उसका अंदरूनी हिस्सा ऊर्जावान हो रहा था और उसकी नज़र धुंधली पड़ रही थी। ये लड़की पिछली लड़की से ज्यादा कोमल और सुंदर है। इस खूबसूरत छोटी लोमड़ी को खाना बहुत मज़ेदार और संतोषजनक होगा। मैं इसके शरीर के हर कपड़े को फाड़कर इसे पूरा खाने के लिए बेताब हूँ। उसे मिलने वाले आनंद के बारे में सोचकर ही वह करा उठा। जमीन पर लेटी जीमिंग उसके दिल में डर पैदा होने से कांप उठी जब उसने उसके दुस्साहसिक घृणित शब्द सुने। मैं उसे अभी खाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसे छूना चाहता हूँ और उसकी सुंदर मुलायम त्वचा तथा उसके मनमोहक उभारों का आनंद लेना चाहता हूँ। उसने कर्कश स्वर में उसके चेहरे पर अपने खुरदुरे हाथ रगड़ते हुए कहा। उसे अपने सामने इस खूबसूरत नन्ही सी जान के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। जब उसकी खुरदरी उंगलियां उसके रसीले मुलायम होठों तक पहुंची तो वह उत्तेजना से करा उठा। उसके होठों को छूते ही वह उत्तेजित हो गया था। वह उसे पूरा खाने के लिए बेताब था। जीमिंग जो जमीन पर लेटा हुआ था, जब वह नीचे झुका और उसके बगल में बैठ गया तो वह थोड़ा कांप उठा। उसकी नज़दीकी से उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह इस आदमी को लात मारकर मार डालना चाहती थी, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकती थी। हालांकि वह मार्शल आर्ट जानती है, लेकिन वह पहले जितनी फिट नहीं थी। जीमिंग ने सालों से कभी व्यायाम नहीं किया है और उसका शरीर बहुत कमज़ोर है। अगर वह हमला करती तो उसकी ताकत के आगे हार जाती। इसलिए वह उस पर हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। उसने सोने का नाटक करने का सोचा था कि वह उसे ऐसे देखकर चला जाए, लेकिन जब वह उसके पास आया तो लगा कि उसका इरादा ऐसा नहीं था। जब उसने उसके घिनौने शब्द सुने तो उसे एहसास हुआ कि किसी का इस तरह अपहरण करने का यह उसका पहला मौका नहीं था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी किसी और लड़की के साथ कुछ घिनौना काम किया हो, और वह ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर यह पैसे के लिए है तो उसे कम से कम जिन लिवेई को फ़ोन करके पैसे मांगने होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया। शुरू में उसने सोचा था कि उसे पैसों के लिए यहाँ लाया गया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। जब उसके खुरदुरे हाथ ने उसके चेहरे को सहलाया तो उसने घृणा से अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ ली और अपने भावों को छिपाने की कोशिश भी कर रही थी। जब उसने उसे छुआ तो उसे घृणा हुई और उल्टी आने लगी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को शांत करने की बहुत कोशिश की। जब उसने उसकी नाक को छुआ और उसके होठों पर गया तो उसके हाथ मुट्ठी में बदल गए और वह कराह उठी। उसकी कराह सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसे उल्टी सी होने लगी। जब वह उसकी वजह से उत्तेजित था तब उसकी कराह सुनना घिनौना लग रहा था। उसका धैर्य जवाब दे रहा था और जब उसके हाथ उसके होठों से नीचे उसकी छाती पर चले गए तो वह टूट गई।
उसने अपनी उंगलियों से उसके होठों से लेकर उसके कॉलरबोन तक सहलाया और उसकी आंखें उसके खूबसूरत उभारों को देखकर चमक उठीं और वह उन मोहक सुंदर उभारों को पकड़कर दबाना चाहता था। जैसे ही उसके हाथ आगे बढ़े और वह उसके स्तनों को पकड़ने ही वाला था कि उसी समय जीमिंग ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वह आदमी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा उस महिला का हाथ देखकर धुंधला गया जो मुक्ति और सोने का नाटक कर रही थी। तुम कुतिया, तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की, वह अपने फेफड़ों से चिल्लाया जिससे जीमिंग डर से कांप उठी। उसकी आंखों में खून जमा हो गया था जिससे वह खून का प्यासा और राक्षसी लग रहा था। जीमिंग ने भी अपनी आंखें खोलीं और उसकी खतरनाक और डरावनी निगाहों का सामना किया, लेकिन नजरें नहीं हटाईं। इसके बजाय वह उसकी ओर घूरती रही और उसकी नज़र उसके बदसूरत चेहरे पर गड़ी रही जो उस आदमी के लिए एक चुनौती की तरह लग रहा था। वह उसके चेहरे पर मुक्का मारने ही वाला था कि जीमिंग ने एक हाथ से उसके मुंह को रोक लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। हालांकि उसका शरीर कमजोर था, फिर भी वो मार्शल आर्ट्स जानती थी। अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो आखिरी सांस तक उससे लड़ेगी, लेकिन उसे छूने नहीं देगी और वो जो चाहे वो नहीं करने देगी। जीमिंग का शरीर कमजोर था और उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा पहले ही अपने हाथों और पैरों को रस्सी से मुक्त करने में खर्च कर दी थी, इसलिए वह काफ़ी कमजोर थी और उसका पूरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था। लेकिन इस समय वह कुछ भी नहीं सोच सकी और उस पर हमला कर दिया और उसकी नाक पर मुक्का मार दिया। किसी के चेहरे पर वार करने के लिए नाक सबसे संवेदनशील हिस्सा होती है, और मुक्का मारने के लिए उसने अपनी उंगलियों से जोर से वार किया जिससे उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। हटे कट्टे आदमी पीछे की ओर नितंबों के बल गिर पड़ा, जैसे पहले उकड़ू बैठा था। उसने अपनी नाक हाथ से ढक ली और दर्द से चिल्लाया, आह साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या तुझे लगता है कि तू यहाँ से जा सकता है? उसने आंखें बंद करके अपनी नाक पकड़े हुए गुर्राहट की। जीमिंग ने उसे और धक्का दिया और जल्दी से भागने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि दरवाज़ा बंद नहीं था। जब वह आदमी अंदर आया तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया क्योंकि यह जगह सुनसान है और यहाँ कोई नहीं आता। ऐसा करना उनके लिए पहली बार नहीं था और यह स्थान उनके सबसे नियमित स्थानों में से एक है। वह उसके साथ मौज मस्ती करना चाहता था और फिर उसे मारकर उसकी लाश को खराब करने के लिए पहाड़ों में फेंक देना चाहता था। दरवाज़ा खुला देखकर जीमिंग के दिल में एक उम्मीद जगी। अध्याय 226 तुम एक मनोरोगी हो। गुशाओ ने लीवेई को उबड़-खाबड़ गली में पहुंचाया, जबकि जियो जुन भी उस स्थान की ओर जा रहा था और उसने अपने आदमियों को उस स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। उसके आदमी जल्द ही उस स्थान पर पहुंचेंगे और जीमिंग की खोज शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद लिवेई और गुशाओ उस स्थान पर पहुंच गए और लिवेई ने जब अपने आसपास का दृश्य देखा तो वह कार से उतर गया। यह क्षेत्र एकांत था और परित्यक्त इमारतों तथा अजीब गंधों से भरा हुआ था, जिसके कारण लोग घृणा से अपनी नाक ढक लेते थे। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और धीरे से कहा, तुम कहाँ हो मिंग? तुम्हारा लिवेई यहाँ है। उसकी धुंधली आंखें अंधेरे और सुनसान वातावरण को देख रही थीं, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने इधर उधर घूमकर देखने की कोशिश की कि क्या उसे कुछ मिल सकता है। इस इलाके में कई वीरान इमारतें हैं और जीमिंग कहाँ हो सकता है, ये ढूंढना मुश्किल था। वह ये देखने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि क्या उसे कुछ मिल सकता है, तभी उसकी नज़र गली के कोने में पड़ी एक चीज़ पर पड़ी। वह कोने में गया और उस चीज़ को ध्यान से देखा और जब उसने पाया कि वह जीमिंग की एड़ियाँ थीं तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसका जूता देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसे यकीन हो गया कि यह वही जगह है जहां जीमिंग को रखा गया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह उस इमारत की ओर चल पड़ा जहां उसका जूता मिला था। गुशाओ घबरा गया जब उसने लिवेई को इमारत में प्रवेश करते देखा और चिल्लाया, सर आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। श्री जियाओ ने हमें वहां अकेले नहीं जाने के लिए कहा है। लेकिन लिवेई ने उसकी बातें नहीं सुनी और उस स्थान पर चला गया। इससे पहले कि लिवेई इमारत में प्रवेश कर पाता, एक स्पोर्ट्स कार पूरी गति से वहां आए और लिवेई के पास रुक गई। गुशाओ का दिल लगभग उसके हाथ में आ गया था क्योंकि जब कार पूरी गति से उसके पास से गुजरी तो वह चौंक गया था। जैसे ही वह शांत होने वाला था, 3 काले रंग की वैन गुशाओ के पीछे पीछे आई और उसके पास से गुजर गईं, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ा। क्या वे रेसिंग ट्रैक पर हैं या क्या? उसने शांत होने के लिए अपने दिल पर हाथ रखा। उसने जियाओ जून के आदमियों को मदद के लिए बुलाया है और लोगों के आने से उनकी खोज में मदद मिलेगी। लिवेई ने अपनी आंखें नहीं हिलाईं और देखा कि जियाओ जून कार से बाहर निकल रहा है और लिवेई को तिरस्कार से देखा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बिना अंदर मत जाओ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं कर सकता और समारोह में यहाँ खड़ा नहीं रह सकता जब मेरी पत्नी खतरे में है और मुझे ये भी नहीं पता कि वह कहाँ है। क्या मैं इस स्थिति में भी अपनी चिंता कर सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि मुझे अपना ये रूप पसंद है? लिवेई ने निराश होकर कहा। लिवेई ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा और उसे जीमिंग का जूता दिखाया। मुझे ये जूता इस इमारत के सामने मिला है। यह जीमिंग का जूता है जो उसने सुबह पहना था। वह अंदर होगी, हमें उसे बचाना होगा। जब जियो जुन ने लिवेई की चिंतित और कांपती आवाज़ सुनी तो उसका दिल नरम पड़ गया। ये पहली बार था जब उसने इस आदमी को देखा था जो लोहे की तरह ठंडा और भावनाहीन था और उसे पहले कभी इतना भावुक और चिंतित नहीं देखा था। प्रेम सचमुच चमत्कार करता है। जियाओ जून ने आह भरी और उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसने लिवेई के हाथ से जूता ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उन्हें गली के दूर छोर पर स्थित इमारत से एक महिला की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। लिवेई और जियो जुन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी निगाहें उस ओर घुमा ली जहां से आवाज़ आई थी और वहां भाग गए। जीमिंग ने उस आदमी के मुंह पर मुक्का मारा और दरवाज़ा खुला देखकर बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वह भागकर इस दमघोंटू इमारत से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जब उसने भागने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसका दाहिना पैर पकड़ लिया और उसके पैर में एक इंजेक्शन लगा दिया। वह दर्द से चीख पड़ी जब उसने बेरहमी से उसके पैर में छुरा घोंपा।
जोर की वजह से उसके पैर से भी थोड़ा खून बहने लगा क्योंकि उसने छुरा घोंपने में बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी थी। जीमिंग ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ी और उसके शरीर में मानो आग लग गई हो। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसे अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई और वह उसी क्षण बेहोश हो गई। वह आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, तुमने मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हारी जैसी कई जिद्दी लड़कियों का सामना किया है। तुम बस पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटी स्कर्ट और खुले कपड़े पहनती हो और फिर दिखाती हो कि तुम्हें हमारे ध्यान की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ नहीं हो, बस एक ध्यान देने वाली वेश्या हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उतना ध्यान दूंगा जितना तुम चाहोगी और तब तक चोदूंगी जब तक तुम मर नहीं जाओगी। और तो और, यह जहर तुम्हें धीरे धीरे 24 घंटे में मार देगा और तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलती रहूंगी। लेकिन बहुत बुरा हुआ कि अब तुम बेहोश हो। अगर तुम होश में होती तो मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मज़ा लूंगा और तुम बस सो जाओ। उसने मुस्कुराते हुए जीमिंग के शरीर को घुमाया और उसे पीठ के बल लेटा दिया। वो उसके ब्लाउज के बटन खोलने के लिए नीचे झुका। उसका ब्लाउज गुलाबी रंग का था, पर उसने ब्लाउज के नीचे गुलाबी रंग का स्पैगेटी स्ट्रैप टॉप पहना हुआ था क्योंकि ब्लाउज थोड़ा पारदर्शी था। जब उसने उसके ब्लाउज के ऊपर के बटन खोले तो उसकी दूधिया सफ़ेद कॉलरबोन उसकी नज़र में आ गई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं और उसने जल्दी से दूसरे बटन खोलने शुरू कर दिए। जब उसने उसके ब्लाउज के नीचे कपड़ों की एक और परत देखी तो उसकी भौहें तन गईं। ब्लाउज के बटनों से तो वह पहले ही परेशान हो रहा था, इसलिए उसने एक ही झटके में ब्लाउज फाड़ दिया। उसके नंगे कंधे उसकी नज़र में आ गए और वह अब और इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वह उसकी मुलायम दूधिया त्वचा का स्वाद लेने के लिए नीचे झुका। लेकिन इससे पहले कि उसके घृणित होंठ उसकी कॉलरबोन को छूते, भंडारण कक्ष का दरवाजा एक धमाके के साथ खुल गया। दरवाज़ा बंद तो नहीं था, पर बंद था, इसलिए जब जोर से दरवाज़ा खुला तो उसकी भौहें तन गईं और उसने ऊपर देखा तो दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। लिवेई की आंखें अंधेरी हो गईं जब उसने एक बड़े कद के आदमी को अपनी घृणित निगाहों से देखा जो जीमिंग के शरीर को उसके टॉप के ऊपर से देख रहे थे और उसका ब्लाउज फाड़ दिया गया था। जब उसकी नज़र जीमिंग पर पड़ी, जिसकी आंखें बंद थीं, तो उसने भौहें चढ़ाईं और फिर उस आदमी को अपनी पैनी निगाहों से घूरा और उसे मार डालने की नीयत से देखा। मेरे बगल में खड़ा जियो जुन भी ये दृश्य देखकर दंग रह गया। जब उन्होंने पहले जीमिंग की आवाज़ सुनी तो वे दौड़े चले आए। वह इलाका बहुत देर से सुनसान था, इसलिए आवाज़ गूंजी और वे उसकी चीख सुन पाए और उसे ढूंढ पाए। अन्यथा यदि वे 1 मिनट भी देर से आते तो बहुत देर हो जाती। लिवेई ने किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं किया और बड़े कदमों से उस आदमी की ओर चला गया और उसके पेट पर जोर से लात मारी और उसे जीमिंग से दूर धकेल दिया। वह आदमी हक्का बक्का रह गया क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि वह अपने लिए बनाए गए मांस का स्वाद नहीं ले पा रहा था। इतना ही नहीं, लड़की का स्वाद चखने से पहले ही ये 2 आदमी आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने गुस्से से दांत पीस लिए और अपनी पिछली जेब में रखे छोटे चाकू से लिवेई पर वार करने के लिए बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि उसका चाकू लिवेई को छू पाता, जियाओ जुन उसके पास पहुंचा और उसे एक लात मार दी। वह आदमी कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं था, बल्कि कमजोर था। जब उसने जियाओ जून और जिन लिवेई को देखा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, जियाओ जून ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया। आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, उसे अकेला छोड़ दो। तुम जा सकते हो, वो नहीं जा सकती। वो एक वेश्या है जो इसी लायक है। जियाओ जून ने उसके घिनौने शब्द सुनकर उसके चेहरे पर एक और मुक्का मारा। तुम पागल हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस स्थिति में हो? मुझे आदेश देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अध्याय 227। मुझे खेद है मिंग। जियो जुन ने उस आदमी का जबड़ा पकड़ लिया और उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। उसने उसके पेट पर लात मारी जिससे चालक पीछे गिर गया और उसका सिर जमीन पर लग गया और वह बेहोश हो गया। जियो जुन ने कहा, हाँ, वह केवल एक मुक्का और लात से बेहोश हो गया। यह आदमी बहुत कमजोर है लेकिन एक महिला पर अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। इस तरह के लोग इंसान नहीं बल्कि कचरा कहलाने के लायक हैं। उसने अपने बेहोश शरीर पर लात मारी। उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था। जियो जुन अपने पतले शरीर और नुकीले चेहरे के साथ एक ऐसा लड़का है जो बहुत आकर्षक और मिलनसार दिखता है। अपने मिलनसार और शांत व्यक्तित्व के साथ वह ऐसा नहीं दिखता कि वह किसी को मार सके, लेकिन अपने मासूम चेहरे के पीछे उसने अपनी पहचान छिपा रखी है जो साइबर दुनिया और अंडरवर्ल्ड पर राज करती है। जब जियो जुन के आदमी गुशाओ के साथ आए तो जियो जुन ने उन्हें वह आदमी सौंप दिया और कहा, उसे बेस पर ले जाओ और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। उसे इतना प्रताड़ित करो कि वह दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी न सके। और डैनियल, उसकी सारी जानकारी जांच लो और पता करो कि उसने जीमिंग का अपहरण क्यों किया। मुझे 1 घंटे में उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए, उसने अपने आदमियों से कहा और हाथ हिलाकर उन्हें जाने का संकेत दिया। गुशाओ वहां हक्का बक्का खड़ा रहा जब उसने जियो जुन को इस तरह से व्यवहार करते देखा। वह जानता है कि जियो जुन एक विकृत पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक हो सकता है। यहाँ तक कि उसके आदमी भी ऊपरी तौर पर अनुरक्षक और परिष्कृत दिखते हैं, लेकिन वह जानता है कि वे केवल जियो जुन के सामने ही इतने आज्ञाकारी हैं। उसके बिना उनसे निपटना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यह मानना ही होगा कि इस समय जियाओ जून ज़्यादा सुंदर और आकर्षक थी। वो अपने बचकाने और चंचल स्वभाव से बिल्कुल अलग था। अगर वो लड़की होती तो उस पर फिदा हो जाती। जब लिवेई ने भंडारण कक्ष में प्रवेश किया तो उसने उस आदमी को जीमिंग से दूर कर दिया और उसके बाद उसकी ओर देखा तक नहीं, क्योंकि वह जानता था कि जियाओ जून उससे निपटने के लिए मौजूद है। फिलहाल उसकी मुख्य प्राथमिकता जीमिंग है। जब जियो जून उस आदमी से निपट रहा था, लिवेई ने जीमिंग को देखा जिसका ब्लाउज फटा हुआ था और उसकी स्कर्ट भी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी जिससे उसकी त्वचा दिख रही थी। उसकी नज़रें धुंधली पड़ गईं जब उसने देखा कि उसके पैर और कंधे नंगे थे और उसकी मोती जैसी सफ़ेद त्वचा दिख रही थी। उसने तुरंत उसे अपने कोट में लपेट लिया और उसकी खुली त्वचा को ढक दिया और उसे अपने हाथों में थाम लिया।
जब वह उसे मिली तो वह बेहोश थी, इसलिए उसने किसी चीज़ का इंतजार नहीं किया और उसे राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और घर ले गया। जब जियो जुन ने ड्राइवर को अपने आदमियों को सौंप दिया तो उसने लिवेई की ओर देखा जिसने जीमिंग को अपनी बाहों में उठा लिया था और उसे ले जा रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उसके पास जाकर पूछा, क्या वह ठीक है? उसने चिंतित होकर पूछा। हालांकि उसे जीमिंग का ज्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि जब वह लिवेई के साथ था तब वे मुश्किल से 1 या 2 बार मिले थे और यह इस घमंडी बदमाश को नापसंद करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस बार जब वह विदेश यात्रा से वापस आया तो उसने पाया कि लिवेई और जीमिंग के बीच संबंध बहुत बेहतर हो गए हैं। इसके अलावा जो कुछ उसने सहा है वह उसके लायक नहीं है, भले ही वह असभ्य और अभिमानी हो। जियाओ जुन की पृष्ठभूमि संदिग्ध हो सकती है, लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचे। लिवेई ने उसकी ओर देखे बिना ही दरवाजे की ओर चलते हुए कहा, मैं उसे घर ले जा रहा हूं। तुम उस आदमी से निपट लो और बाद में मुझे रिपोर्ट दे देना। जब जियो जुन ने लिवेई की गहरी और खतरनाक आवाज में उसके ठंडे शब्द सुने तो उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं उस आदमी का ख्याल रखूंगा, तुम उसका ख्याल रखना। लिवेई ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। जब गू शाओ ने लिवेई को जीमिंग को अपनी बाहों में लेकर स्टोरेज से बाहर आते देखा तो वह जल्दी से कार लेने गया और लिवेई के लिए दरवाजा खोला। लिवेई ने सावधानी से जीमिंग को पीछे की सीट पर बिठाया और दूसरी तरफ बैठने के लिए घूम गया। जब वह कार के अंदर बैठा तो उसने सावधानी से जीमिंग का सिर उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और बाल बिखरे हुए थे। उसके माथे पर एक बड़ा सा उभार था जो अब पूरी तरह से लाल हो चुका था, क्योंकि जब वह दूसरी बार गिरी थी, जब उस व्यक्ति ने उसके शरीर में नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया था तो वह मुंह के बल गिरी थी, जिससे उसके माथे की चोट और भी गंभीर हो गई थी। लिवेई ने उसके लाल माथे को हल्के से छुआ और उभार को सहलाया और जीमिंग की दयनीय स्थिति को देखकर उसकी निगाहें गहरी हो गईं। यदि वे 1 मिनट भी देर से आते तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ क्या होता। उसे याद आया कि जब उन्होंने दरवाजा खोला था तो वह आदमी जीमिंग के ऊपर था और जब वे पहुंचे तो उसके घृणित होंठ उसकी त्वचा को छूने ही वाले थे। उसे इस बात से राहत थी कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन साथ ही वह चिंतित और परेशान भी था क्योंकि उसकी छोटी सी गलती के कारण उसे ये सब सहना पड़ा। उसने कार चला रहे गुशाओ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर बाई को बुलाओ और उसे जल्द से जल्द जिनविला पहुंचने के लिए कहो, और हमें भी जिनविला ले चलो। गुशाओ हैरान होकर बोला, सर, क्या आप इस सप्ताह जिन हवेली में नहीं रहेंगे? अब आप जिनविला जा रहे हैं? लिवेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, बस हमें जिनविला ले चलो, हम वहां वापस नहीं जाएंगे क्योंकि इस हालत में वहां ले जाना अनुचित होगा। माँ और पिताजी चिंता करेंगे और वे जीमिंग को आराम नहीं करने देंगे। गू शाओ ने सिर हिलाया। उसके लिए उसे वहां ले जाना असहज होगा क्योंकि मदर जिन बहुत संवेदनशील हैं और अगर वह जीमिंग को इस हालत में देखेंगी तो फूट फूट कर रो पड़ेंगी। फिर लिवेई को भी उसे शांत करना पड़ता है। लिवेई ने जीमिंग को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं वह उसे फिर से खो न दे। फोन पर उसकी कांपती आवाज सुनकर वह डर गया। मुझे माफ करना मिंग, देर से आने के लिए। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और हल्के से उसके माथे पर चुंबन किया। अध्याय 228। मुझे खुशी है कि अब तुम मेरे साथ हो। जिनविला कमरे में जीमिंग अपनी आंखें बंद करके और अपने पेट पर हाथ रखे बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला और बीमार सा लग रहा था और उसके रेशमी काले बाल जो अब बिखरे और गंदे हो गए थे तकिए पर बिखरे पड़े थे। डॉक्टर ने उसकी नसों में एक एंटीडोट इंजेक्शन लगाया और नस को उसे इफ देने का आदेश देने के बाद वह लिवेई की ओर देखने के लिए मुड़ा, जो खड़ी थी और जीमिंग के पीले चेहरे को देख रही थी। जब उसकी नसों में सुई चुभोई गई तो उसका दिल दुखने लगा। उसे कोमा से उठे ज्यादा समय नहीं हुआ था और अब उसे फिर से इस दर्द से गुजरना पड़ा। ये सब उसकी अज्ञानता के कारण हुआ। वह उसकी रक्षा करने में असफल रहा। उन्होंने मन ही मन उपहास किया, देश का सबसे शक्तिशाली आदमी होने का क्या फायदा जब मैं अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकता। एक साधारण ड्राइवर ने अपनी पत्नी का अपहरण करने का साहस किया। डॉक्टर लिवेई के पास आए और विनम्रता से कहा, श्रीमान जिन, हमने श्रीमती जिन को दवा का एंटीडोट दे दिया है। उस आदमी ने जो दवा उनके खून में इंजेक्ट की थी वह बहुत खतरनाक और जानलेवा थी और अगर उसका इलाज नहीं किया जाता तो 24 घंटे बाद उनकी जान चली जाती। इस तरह की दवा लोगों के शरीर को कमजोर और सुन्न बना देती है और बेहोशी इसका सबसे आम प्रभाव है। यह एक धीमे जहर की तरह काम करता है जो 24 घंटे बाद असर दिखाता है और जान भी ले सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर लिवेई का चेहरा काला पड़ गया। उसने जीमिंग के पीले चेहरे और सूखे फटे होठों पर नजर डाली। उसका दिल ये सोचकर भी दुखता था कि अगर वे उसे पहले नहीं ढूंढते तो आज वह उसे खो सकता था। डॉक्टर ने लिवेई के चेहरे पर आए उदासी भरे बदलाव को देखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, शुक्र है कि उसका इलाज जल्दी हो गया और अब वह ठीक है। हमने उसे एंटीडोट दिया है और उसे तरल पदार्थ भी दिए हैं ताकि वह हाइड्रेटेड रहे। साथ ही मैंने कुछ दवाइयाँ भी दी हैं, कृपया उसे देना न भूलें। वह हाल ही में कोमा से जागी हैं, इसलिए उनका शरीर पहले से ही कमज़ोर है और आघात के कारण उनकी हालत और भी बिगड़ गई है। मेरा सुझाव है कि उन्हें 1 हफ्ते तक पूरा आराम दिया जाए। 1 हफ्ते बाद उन्हें चेकअप के लिए आना होगा। वह कब जागेगी? लिवेई ने अपने चेहरे पर चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमने उसे एंटीडोट दिया है और उसमें नींद की दवा भी है। वह भी सो रही है क्योंकि उसके शरीर को बहुत आराम की ज़रूरत है। उसे कल सुबह तक जाग जाना चाहिए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन ध्यान रखें कि उसे ज़्यादा तनाव न दें और उसे खुश रखने की कोशिश करें ताकि वह बुरी चीज़ों के बारे में न सोचे। इसके अलावा अगर उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर लगे तो आप उसे काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास भी ले जा सकते हैं क्योंकि उसे बहुत बड़ा सदमा झेलना पड़ा है। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा था और कुछ लोग अत्यधिक दबाव और तनाव के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जीमिंग पहले भी एक बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है, इसलिए आपको उसके मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
लिवी ने डॉक्टर द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को सुना और समझा तथा समझ में आने पर सिर हिलाया। डॉक्टर सही थे, इस घटना की वजह से जीमिंग को बहुत तनाव और सदमा पहुंचा होगा। पहले भी वह अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है, उसे उसकी ज़्यादा देखभाल करनी होगी। अगर वह बीमार होती है तो उसे दिल में बहुत दर्द होता है। उसे बिस्तर पर पीला और बीमार देखकर उसका दिल दुखता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीमिंग के लिए उसकी भावनाएं इतनी गहरी हो सकती हैं, लेकिन जब उसे उसका पता नहीं चला तो वह चिंतित हो गया और उसके मन में कई तरह की धारणाएं आईं। पिछली बार जब वह स्विमिंग पूल में गिर गई थी तो उसे उसकी चिंता तो हुई थी, लेकिन इतनी नहीं कि वह टूट जाए। लेकिन यह वह पल था जो उसे अनंत काल जैसा लग रहा था। फिर बटलर डॉक्टर के साथ नीचे चला गया, जबकि लिवेई ने यूमेई को देखा जो सूजी हुई आंखों और उदास चेहरे के साथ जीमिंग के बिस्तर के पास बैठी थी। साफ था कि वो पहले रो रही थी। जब डॉक्टर बाई पहले विला आए थे तो उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन जब लिवेई उस हालत में जीमिंग को गोद में लिए कार से उतरी तो उसका दिल उसके लिए तड़प उठा। वह इस तरह अपमानित होने के अपने दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक लड़की होने के नाते अपने शरीर पर लगे जख्मों और फटे कपड़ों को देखकर उसका शरीर कांप उठता था। यूमेई के लिए जीमिंग उसकी बड़ी बहन जैसी थी, जिसका वह हमेशा आदर करती रही है और जिसकी वह हमेशा से प्रशंसा करती रही है। लिवेई ने आह भरते हुए कहा, तुम नीचे जाओ, मैं उसके पास ही रहूंगा। उसकी बातें सुनकर यूमेई का चेहरा उतर गया। वह जीमिंग के साथ यहीं रहना चाहती थी, लेकिन लिवेई उसे बाहर निकाल रहा था। यूमेई मना करना चाहती थी, लेकिन अंत में उसके ठंडे और खाली चेहरे को देखकर अनिच्छा से सिर हिला दिया। मास्टर, क्या मैं आपके लिए कुछ खाना लाऊं? आपको भूख लगी होगी, यूमेई ने कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उनसे पूछा। लिवेई ने उसकी ओर देखा और इनकार में अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में ज़ोई मिंग के साथ खाना खाऊंगा। यूमेई ने हैरानी से आंखें चौड़ी कर लीं। लेकिन मास्टर, मैंने मिस्टर गू से पूछा था कि आपने दोपहर का खाना इसलिए खा लिया क्योंकि आप मिस को ढूंढने में व्यस्त थे। फिर आप खाने से मना क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि रात का खाना छोड़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गुशाओ ने उसे बताया है कि लिवेई ने लंच मीटिंग रद्द कर दी है क्योंकि वह ज़ी मिंग को बचाने गया था और उसे ढूंढने के लिए अपना लंच और बाकी सब कुछ छोड़ दिया था। और डॉक्टर ने भी उन्हें बताया है कि वह शायद सुबह ही उठेगी। अब भी वह अपना डिनर छोड़ना चाहता है। यूमेई ने लिवेई को एक जटिल नज़र से देखा और कुछ कहना चाहती थी जब उसने अपनी पैनी नज़र से उसकी ओर देखा, जैसे कि उसे बाहर जाने के लिए कह रहा हो। उसने आह भरी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। यूमेई के जाने के बाद लिवेई बिस्तर के दूसरी तरफ बैठ गया और अपने पैरों को बिस्तर पर रखकर ज़ी मिंग की ओर बढ़ गया। उसने अपना हाथ उसके मोती जैसे चिकने चेहरे पर रखा जो जख्मों से भरा था और उसे हल्के से सहलाया। उसके सफ़ेद चेहरे को सहलाते हुए उसकी आंखें कोमल और मुलायम थीं। उसका चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था और माथे पर सूजन थी। उसकी उंगलियां उसके सूखे फटे होंठों पर गईं और उन्हें सहलाने लगीं। उसके रसीले गुलाबी नम होंठ अब सूखे और फटे हुए बेजान हो गए थे। वह थोड़ा झुका और उसके होंठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। हालांकि यह उसके होंठों पर एक छोटा सा चुंबन था, पर हमेशा की तरह मीठा था। मुझे खुशी है कि अब तुम मेरे साथ हो, उसने उसके होंठों पर हल्के से कहा। अध्याय 229। अब वह ठीक है। लिवेई ज़ी मिंग के पास बैठा उसके पीले और बीमार चेहरे को देखता रहा। उसकी नज़रें कोमल और गर्मजोशी भरी थीं। उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसे हल्के से रगड़ रहा था। तभी बटलर ने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर लिवेई ने दरवाजे की तरफ देखा और शोर मचाने के लिए उसे घूरने लगी। ज़ी मिंग आराम कर रही थी और वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। बटलर लिवेई की ठंडी निगाहें देखकर डर गया और बोलने में झिझकने लगा। लिवेई ने दीवार घड़ी की ओर देखा और महसूस किया कि शाम के 7 बज चुके हैं और वह उससे बात करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। क्या गलत? बूढ़े श्रीमान और श्रीमती जिन दादाजी जिन और मास्टर लियांग के साथ युवा मालकिन से मिलने आए। बटलर जिन लिवेई के पिता और माता को बूढ़े श्रीमान और श्रीमती जिन कह रहा था। लिवेई ने अपनी भौहें उठाईं और आह भरते हुए सावधानीपूर्वक दरवाजा बंद किया और बटलर के पीछे पीछे नीचे चला गया। लिविंग रूम में माँ जिन सोफे पर बैठी थीं और रो रही थीं, जबकि पिता जिन उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि दादाजी जिन भी चेहरे पर उदासी के भाव लिए सोफे पर बैठे थे और चुपचाप जिन लियांग के बीच बातचीत सुन रहे थे। जब लिवेई ज़ी मिंग को जिन विला में लाया तो उसने गुशाओ से जिन हवेली को सूचित करने और उन्हें चिंता न करने के लिए कहने के लिए कहा। लेकिन वह इस दृश्य को देखने के लिए तैयार थे क्योंकि घटना कोई छोटी नहीं थी और इसे छिपाया भी नहीं जा सकता था। उसे देर सवेर अपने परिवार को इस बारे में बताना ही था, इसलिए उसने सच बताना चुना ताकि उन्हें अधिक दुख न पहुंचे, क्योंकि उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से इसके बारे में पता नहीं चला। जब मदर जिन ने लिवेई को सीढ़ियों से नीचे आते देखा तो वह अचानक सोफे से उठी और लड़खड़ाते कदमों से उसके पास गई। अब वह कैसी है? क्या उसे कहीं चोट लगी है? जब जिन लियांग ने माँ जिन को बताया कि ज़ी मिंग का अपहरण हो गया है और लिवेई ने उसे बचाया है तो वह बहुत चिंतित हो गई। वह कुछ घंटों के लिए ही घर से बाहर निकली और इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। वह ज़ी मिंग को अपनी सगी बेटी मानने लगी। वह उस आघात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी जो उसने झेला था और लिवी उसे जिन हवेली में भी नहीं लाई थी, इसलिए वह चिंतित थी कि वह ठीक है या नहीं। विला पहुंचते ही गुशाओ ने जिन लियांग को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया क्योंकि उस समय डॉक्टर आए हुए थे और उन्हें बहुत काम था। जिन लियांग ये खबर सुनकर दंग रह गए। उस समय उन्हें अपराध बोध हुआ क्योंकि वे ज़ी मिंग को लेने नहीं गए थे, क्योंकि वे निर्माता के साथ दोपहर के भोजन के लिए गए थे और उन्होंने उसे अकेले जाने के लिए कहा था। अगर वह वहां जाकर खुद उसे न उठाता तो ये सब न होता। वह इस सब के लिए खुद को दोषी मान रहा था और उसे डर था कि लिवेई भी उसे दोषी ठहराएगी। लेकिन वह उससे छिप नहीं सका और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। इसलिए उसने अपने परिवार वालों को बताया और ज़ी मिंग और लिवेई से मिलने आ गया। जब उसने माता जिन को इस तरह रोते देखा तो उसका मूड खराब हो गया और वह और अधिक दोषी महसूस करने लगा।
लीवेई, जो अभी अभी नीचे आया था, अपनी माँ को घूरता रहा, जिनकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला और चिंतित था। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अब वह ठीक है। ज्यादा चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ हूँ। फादर जिन उसके पास आए और पूछा, तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें उसे सीधे जिन मैसन ले जाना चाहिए था। वहाँ बहुत सारे लोग हैं और हम भी उसकी देखभाल कर सकते थे। उन्होंने दबंग स्वर में कहा। फादर जिन का गुस्सा होना बहुत कम होता है। वह जानते हैं कि जिन लिवी इस सबसे परेशान होगी, लेकिन वह उसे जिन हवेली में ला सकते थे और वहाँ बहुत सारे लोग हैं। उन्हें उसका ख्याल रखना होगा। लिवी कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके पास अपने कारण थे कि वह उसे जिन मैंशन क्यों नहीं ले गया। उस समय जीमिंग के कपड़े फटे हुए थे और वह सिर्फ अपने कोट में लिपटा हुआ था। जीमिंग को उस हालत में जिन हवेली ले जाना उसके लिए अच्छा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पिता और दादा समेत सभी लोग मौजूद थे और बाद में उसे असहज और शर्मिंदा महसूस होगा। हालांकि यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति थी, लेकिन यह महिला के दृष्टिकोण से अलग हो सकता था, इसलिए उसने उसे जिन विला ले जाने का फैसला किया। इसके अलावा उसकी माँ उसे उस हालत में देखकर बहुत चिंतित हो जाती। लीवेई ने अपने पिता की ओर भावशून्य भाव से देखा और कुछ नहीं कहा। पिता जिन उसके व्यवहार से चिढ़ रहे थे। तुम क्यों? इससे पहले कि पिता जिन अपनी बात पूरी कर पाते और उसे डांटते, दादा जिन उनके पास आए और अपनी छड़ी से उनके कंधे पर हल्के से मारा। आउच! पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? पिता जिन ने दादाजी जिन की ओर गलत भाव से देखा। यहाँ तक कि बगल में खड़ी माता जिन भी अपने ससुर को क्रोधित होते देख भयभीत हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीवेई पर चिल्लाने की? क्या यही समय है कि इस बात पर हंगामा किया जाए कि वजी मिंग को जिन हवेली क्यों नहीं लाया? हम यहाँ बच्चे को देखने आए हैं और तुम पागलों की तरह चिल्ला रहे हो। क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही पाला है? दादा जिन ने पिता जिन को खंडन करने का कोई मौका नहीं दिया। लिवेई और लियांग अपने दादाजी का दृढ़ व्यवहार देखकर दंग रह गए। केवल बूढ़ा ही पिता जिन का मुंह बंद कर सकता है। फादर जिन ने लिवेई की तरफ देखा और उसे घूरा। लिवेई ने कुछ नहीं कहा और कोने में खड़े जिन लियांग की तरफ देखा। जब जिन लियांग की नज़र लिवेई से मिली तो उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। अब उसे अपने भाई की नज़रों से नज़रें मिलाने में बहुत शर्म आ रही थी। दादाजी जिन ने लिवेई की ओर देखा और पूछा, क्या अब उससे मिलना ठीक रहेगा? हम सब उसे देखने आए थे और उसके बारे में चिंतित थे। लिवेई ने उनकी ओर देखा और कहा, दादाजी, अभी उनसे मिलना सुविधाजनक नहीं है। वह सो रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें दवा दी है और उन्हें आराम की ज़रूरत है। आप उनसे किसी और दिन मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि वह ठीक है, लिवेई ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वह जानता है कि उसका परिवार भी जीमिंग को लेकर उतना ही चिंतित था। माँ जिन जीमिंग से मिले बिना जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन दादाजी जिन बोले, ये ठीक है। फिर हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। हम वापस चले जाएंगे और आप भी उसका और अपना अच्छे से ख्याल रखना। माँ जिन ने हिचकिचाते हुए सहमति जताई और कहा, हाँ, जीमिंग के ठीक होने के लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। अन्यथा यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप उसकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? लिवेई ने कुछ नहीं कहा और अपनी उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी। पिता जिन ने लिवेई की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अपना भी ख्याल रखना। मुझे पता है कि तुम भी सदमे में थे, लेकिन वह छोटी बच्ची इस घटना से ज्यादा डरी और सदमे में होगी, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना। अपने पिता की बात सुनकर लिवेई की भौहें आश्चर्य से तंग गईं। उसने पिता की बात पर सिर हिलाया। वे सभी जाने के लिए मुड़े, लेकिन जिन लियांग अभी भी कोने में खड़ा था। माँ जिन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? जिन लियांग जो वहां स्तब्ध खड़े थे, उन्होंने लिवेई का चेहरा देखा जो उन्हें ध्यान से देख रहा था। भाई, मुझे माफ करना, मेरी गलती से जीमिंग मुसीबत में पड़ गया। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा, उसने कांपती आवाज में सिर झुकाकर कहा। माँ जिन और पिता जिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे सब उसे भूल गए क्योंकि वह कोने में छिपा हुआ था। वे जानते हैं कि लिवेई ने उसे जीमिंग की देखभाल करने के लिए कहा था और उसे छोड़ने और लेने के लिए कहा था। वे दोनों उसके बारे में चिंतित थे क्योंकि जिन लियांग बहुत डरा हुआ था और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने हमारा ध्यान नहीं रखा। वे सभी लिवेई की ओर देखने लगे जो उदासीनता से उनकी ओर देख रहा था। अध्याय 230 मुझे अपना काट दो। लिवेई ने जिन लियांग की ओर देखा जो नीचे देख रहा था और उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। जिन लियांग की बातें सुनकर उसने आह भरी और कुछ देर तक उसे देखते हुए कहा, अपने आप को दोष मत दो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह उस आदमी की गलती है जिसने जीमिंग का अपहरण किया था। तुम्हें दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी की गलती है तो वह मेरी होनी चाहिए थी। मुझे उसे टैक्सी में ले जाने के बजाय उसे खुद ले जाना चाहिए था, या कम से कम उसके लिए एक कार भेजनी चाहिए थी। यह आपकी गलती नहीं है। जो हो गया सो हो गया, हम इसे बदल नहीं सकते। अभी हम केवल इससे गुजर सकते हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लियांग ने लिवेई की तरफ देखा और अपने भाई की बातें सुनकर और भी दुखी हो गया। अभी तो वह हमेशा की तरह ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन बोलते समय वह अजीब तरह से शांत और कोमल था। यदि लिवेई उस पर चिल्लाता तो उसे कम अपराध बोध होता, लेकिन अब जब वह उसे दोष नहीं दे रहा है तो जिन लियांग को अधिक व्यथित और दोषी महसूस हो रहा है। माँ जिन ने जिन लियांग के हाव भाव देखे और आह भरी। लिवेई सही कह रही है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसका दोष खुद पर मत डालो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीमिंग अब ठीक है। माँ जिन ने उसे शांत करने की कोशिश की और जिन लियांग के कंधे पर थपथपाया। जिन लियांग ने लिवेई की ओर देखा और कहा, भाई, तुम्हें मुझ पर चिल्लाना चाहिए था और मुझे दंडित करना चाहिए था। ये सब कहकर तुम मुझे और अधिक दोषी और दुखी महसूस करा रहे हो, उसने धीमी आवाज में कहा। लिवेई ने उसे मजे से देखा। जब भी वह उसे सजा देता या उस पर चिल्लाता तो वह बच्चों की तरह अपनी माँ से शिकायत करता।
लेकिन अब जब वह उसे जाने दे रहा था तो वह उसे सजा देना चाहता है। उसने आह भरी और असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वह जिनलियांग की ओर चला और हाथ बढ़ाते हुए ठंडे स्वर में बोला, मुझे अपना कार्ड दो। जिनलियांग ने असमंजस से उसकी ओर देखा। कार्ड? कौन सा कार्ड? उसने मासूमियत से लिवेई की ओर आंखें झपकाईं। तुमने कहा था कि तुम सजा चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारा कार्ड ले रहा हूं और इसे 1 महीने तक अपने पास रखूंगा। तुम सिर्फ वही भत्ता इस्तेमाल करोगे जो मैं तुम्हें देता हूं और कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करोगे। यही तुम्हारी सजा होगी। जिनलियांग अंडरस्को भाई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने कार्ड के बिना कैसे रहूंगा? अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं 1 महीने तक क्लब नहीं जाऊंगा, लेकिन कार्ड नहीं, प्लीज। मैं इस महीने कैसे गुजारा करूंगा? जिनलियांग ने उससे विनती की। माँ जिन को समझ नहीं आ रहा कि रोए या हंसे। बस इतना जान लीजिए कि जिनलियांग उदास महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच दोषी था और अब वह अपनी सजा पर बातचीत कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया। मैंने उसका अनुमान नहीं लगाया था। जिन लिवेई ने लियांग से कुछ नहीं कहा और अपना हाथ बढ़ाया जैसे कि उसे कार्ड देने के लिए कह रहे हों। जिनलियांग ने जितना हो सके मासूम दिखने की कोशिश की, लेकिन लिवेई ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार जिनलियांग को बड़ी अनिच्छा से अपना कार्ड उसे देना पड़ा। जब जिन परिवार विला से चला गया तो जिन लिवेई ज़ीमिंग के कमरे में गया और उसके बगल में बैठ गया। वह अभी भी सो रही थी, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें बन रही थीं। उसे इस हालत में देखकर उसे बुरा लगा। उसने अपनी ठंडी उंगलियां अपने गर्म माथे पर रखीं और उसके माथे की सिलवटें मिटाने की कोशिश की। वह उसके माथे पर हल्के से थपथपाता रहा और उसकी सांसें सामान्य लग रही थीं और वह शांति से सो रही थी। लिवेई ने अनिच्छा से भोजन के कुछ निवाले खाए क्योंकि मदर जिन ने बटलर से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि वह खाना खा ले। उसके बाद वह उसके बगल में लेट गया और उसे गले लगाकर सुला दिया। अगली सुबह ज़ीमिंग जाग गई और अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने सिर में दर्द महसूस किया और उसे हल्के से छुआ। माथे पर पट्टी छूते ही वह दर्द से कराह उठी। उसे कल हुई सारी घटनाएं याद आ गईं। ये सोचकर ही उसका शरीर से हर उठा। वह अनजाने में करवट लेकर पलटी और लिवेई को देखा जो उसके बगल में सो रहा था और उसका हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे और उसका चेहरा थका हुआ और क्षीण दिख रहा था। जब ज़ीमिंग को एहसास हुआ कि वह घर पर है तो उसके दिल में भावनाओं का उफान आ गया। उसे याद था कि कल क्या हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन्होंने उसे कैसे और कब पाया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल इतना याद है कि उस आदमी ने उसके पैर में कुछ मारा था जिससे वह बेहोश हो गई। वह नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ और उन्हें कब पता चला। वह अचानक उठ बैठी और अपने कपड़ों पर नजर डाली। उसने पजामा पहना हुआ था, पर पता नहीं किसने उसे पजामा पहना दिया। वह डर गई और सामने लगे आईने में अपना पीला चेहरा देखती रही। लिवेई की नींद तब खुली जब उसने उसकी हरकतें महसूस की और उसे बिस्तर पर बैठे देखा। उसे जागते देखकर वह तुरंत उठ बैठा और उससे पूछा, मिंग, क्या तुम्हें कहीं भी असहजता महसूस हो रही है? क्या ये दर्द कर रहा है? उसने उसके माथे पर लगी चोट को हल्के से छूते हुए कहा। ज़ीमिंग ने उसे हैरानी से देखा और झिझकते हुए पूछा, लिवेई, क्या बेहोशी में मेरे साथ कुछ हुआ था? क्या? उस आदमी ने? बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या उस आदमी ने उसके साथ कुछ किया था, लेकिन उसने बीच में ही टोक दिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लिवेई ने उसे गौर से देखा और कहा, शश, ज्यादा मत सोचो। इससे पहले कि वह तुम्हें छू पाता, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लिवेई उसकी आंखों में घबराहट देख सकती थी। उसे डर था कि बेहोशी की हालत में उसे कुछ हो गया होगा। वह ये सोचकर कांप रही थी कि उस आदमी ने बेहोशी की हालत में उसका फायदा उठाया है। लेकिन जब उसने लिवेई की बातें सुनी तो उसे राहत महसूस हुई। लिवेई ने देखा कि वह अभी भी थोड़ी डरी हुई थी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ज्यादा मत सोचो, अब तुम घर हो, तुम सुरक्षित हो। ज़ीमिंग भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उसके आलिंगन में वह सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर आप न होते तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता। जब उसने ये शब्द उसके आलिंगन में कहे तो उसकी आवाज़ कांप उठी। जब लिवेई ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिल दुख गया क्योंकि उसका शरीर उसके आलिंगन में कांप रहा था और वह उसके दिल में डर महसूस कर सकता था। उसने प्यार से उसकी पीठ सहलाई और उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होता। अब जो हुआ उसके बारे में मत सोचो। तुम ठीक हो और यही सब मायने रखता है। अपनी बात पूरी करते हुए उसने उसके माथे पर चुंबन किया। जब ज़ीमिंग को उसका चुंबन मिला तो वह मुस्कुराए। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। हमारे टेलीग्राम पर जूड लिक डिप्किसन मी। हाँ।